तो हम पढ़ रहे थे यूआईबीज के बारे में। यूआईबीज क्या है? हमारी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। तो हमारा ये ऐसे चलेगा कि एक एनबीएफसी है, उस एनबीएफसी में डायरेक्टर्स भी होंगे। अब अगर इन डायरेक्टर्स का किसी भी यूआईबीज में कैसा इंटरेस्ट है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इन यूआईबीज के ऊपर बैन है क्या? कि ये डिपॉजिट नहीं ले सकती, ना आज ना कल, ये फ्यूचर में भी नहीं ले पाएंगे। अब इन यूआईबीज के ऊपर बैन लगा दिया कि आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं लोगे। और हमने बोर्ड रेजोल्यूशन में भी यही लिखा है कि जो हमारी यूआईबीज है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, उनको उन्होंने ना ही तो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है इन द पास्ट, ना ही करंट में कर रही हैं, ना ही एक्सेप्ट करेंगे वो फ्यूचर के अंदर। कौन? यूआईबीज, अनइनकॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है जी। और कंपनी ने फेयर प्रैक्टिसेस कोड बनाए हुए हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। जैसा गाइडलाइंस थी वैसे हमने फेयर प्रैक्टिसेस अपने कोड बनाए हैं। आगे, द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड पब्लिक फंड्स इन द पास्ट। कंपनी ने ना तो पब्लिक फंड्स को पास्ट में किया था, डज नॉट होल्ड एनी पब्लिक फंड एज ऑन द डेट, और आज की डेट में भी नहीं है हमारे पास, और हम कभी फ्यूचर में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ तभी आएगा ये दोनों जब आपकी एक नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है, एनडीएनबीएफसी। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग डिपॉजिट नहीं लेंगे पब्लिक से, ना तो हम खुद लेंगे, ना ही वो बंदे लेंगे जो हमारे रिलेटेड है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप खुद ना लेकर किसी दूसरे को दिलवा दोगे, बात तो एक ही है। कहते नहीं, हम नहीं दिलवाएंगे। ना तो कंपनी खुद लेगी, ना कंपनी का यूआईबी लेगा। अगर हम एनडी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी। ठीक है। आगे देखो, द कस्टमर डज नॉट, द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर इंटरफेरेंस एज ऑन डेट एंड विल नॉट हैव एनी कस्टमर इंटरफेस इन फ्यूचर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। आज की डेट में भी हमने कोई कस्टमर से डायरेक्ट इंटरफेस नहीं बनाया हुआ, यानी कि कस्टमर से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है जहां पर वो हमारे पास डिपॉजिट करवाए, और ना ही हम उसको फ्यूचर में क्रिएट करेंगे। और अगर करेंगे तो हम पहले आरबीआई की अप्रूवल लेंगे, विदाउट अप्रूवल हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। जब तक आरबीआई से अप्रूवल नहीं आएगी हमारा कोई भी कस्टमर सिस्टम नहीं बनेगा। आज की डेट में हम किसी भी कस्टमर से टाइड अप नहीं है, और ना ही होंगे जब तक कि अप्रूवल ना आ जाए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं। यस मैम। आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ही काम, कस्टमर बनाएंगे, लोन देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं करेंगे ये काम। ठीक है। तो ऐसे बोर्ड रेजोल्यूशन आपको देने होंगे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? कॉपी ऑफ एफडीआर। आपने जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बनाई है एंड बैंकर सर्टिफिकेट ऑफ नो लियन इंडिकेटेड बैलेंस इन सपोर्ट ऑफ एनएफ। एनएफ होता है आपका नेट ओन फंड, यानी कि मेरा खुद का पैसा। अब आप वो किसी भी फॉर्मेट में जमा करा सकते हो। बोलते मैं मेरा पैसा एफडी की फॉर्मेट में जमा कराऊंगा, ठीक है, एफडीआर ले आओ, एफडी की रिसिप्ट ले आओ। बैंक में पड़ा है, बैंकर सर्टिफिकेट ले आओ। ये दोनों सर्टिफिकेट आएंगे, और बैंकर ये क्वालिफाई करेगा, ये क्लैरिफाई करेगा कि उसके ऊपर कोई लियन नहीं है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, ये पैसा उधार का नहीं लिया हुआ, ये पैसा आपका पर्सनल है, ताकि आपकी एनओएफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। आरओसी को चाहिएगा ना, ये आरबीआई को ये चेक करना कि एनओएफ आपका खुद का है या लोन पे लिया हुआ पैसा है। ठीक है। आगे जाओ। फॉर कंपनीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ऐसी कंपनी जो पहले से ही कंटिन्यूइंग थी, यानी कि पहले से काम कर रही थी, तो उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट लिया हो एंड द पी एंड एल अकाउंट लिया हो अलोंग विद डायरेक्टर्स ऑडिटेड रिपोर्ट, यानी कि डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट लिया हो फॉर द एंटायर पीरियड द कंपनी इन एग्जिस्टेंस और द लास्ट 3 years व्हिचएवर इज लेस्ट। यानी कि पिछले 3 सालों की आपको क्या देनी पड़ेगी? ऑडिटेड बैलेंस शीट, पी एंड एल एंड द बोर्ड रिपोर्ट। और अगर कंपनी 3 साल से कम की थी, मतलब कंपनी को बने 2 ही साल हुए हैं, तो 2 साल की ले आओ। ही दे दो। कंपनी को बना 1 साल हुआ है तो 1 साल की ले आओ। तो 1 साल की दे दो। कंपनी के बने 10 साल हो गए तो 3 साल की ले आओ। यानी कि या तो 3 साल, और अगर कंपनी को बने अभी पूरे 3 साल नहीं हुए तो फॉर द एंटायर पीरियड, जितने भी साल हुए हैं उतने साल की ले आओ। और अगर नई कंपनीज हुई, फ्रेशली इनकॉर्पोरेटेड हुई, तो उसी साल की। नहीं, नई कंपनी के तो बनेंगे नहीं ना खाते, तो ये पॉइंट स्किप हो जाएगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप फ्रेशली इनकॉर्पोरेटेड हैं। ठीक है। आगे चलो। बैंकर्स रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकांट कंपनी इट्स ग्रुप
subsidiary, associate, holding, related parties, director of the applicant company having substantial interest in other companies. The banker's report should be about the dealing of these entities with these bankers as a depositing entity or a borrowing entity. क्या बोलता है, आपकी जो एप्लीकेंट कंपनी है उसका रिपोर्ट देगा, अपने आपकी ग्रुप कंपनी का देगा, आपके सब्सिडरी का देगा, आपके एसोसिएट का देगा, आपकी होल्डिंग कंपनी का देगा, आपकी रिलेटेड पार्टीज का देगा और डायरेक्टर्स का देगा। क्या अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसमें, किसी दूसरी कंपनी में। देखो जब हम किसी दूसरे बंदे के साथ हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है तो हमारी बैंक अकाउंट में ना शो दिखती है, डीलिंग्स हो जाती है उनके साथ, हम कोई पेमेंट करते हैं या उनसे कोई हमारा बैंक सिस्टम हो जाता है, हमने कोई पैसा लिया। आज के टाइम पे जितना ही पैसा आप बोरो करते हो वो ऑनलाइन आता है आपके पास, तो बोरोइंग मनी Yes, होगी ma'am. तो अकाउंट में जाएगा। तो बैंकर की रिपोर्ट यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, चेक करेगा कि कितनी डीलिंग्स हुई हैं दूसरी कंपनीज के साथ, उन डीलिंग्स से अकॉर्डिंगली चेक होगा कि आप क्या हैं, आप एक डिपॉजिटिंग एंटिटी हैं या आप एक बोरोइंग एंटिटी हैं, आप किसी को पैसा लोन पर दे रहे हो या किसी से पैसा लोन पर ले रहे हो। क्या कहता है, प्लीज प्रोवाइड बैंकर्स रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द बैंकर्स ऑफ ईच ऑफ दीज एंटिटीज। आपकी जितनी भी ग्रुप कंपनीज है, सबसी हैं, एसोसिएट्स है, जहां जहां आपके बैंक अकाउंट्स है वहां वहां आप अपने बैंकर से क्या लेकर आओगे, रिपोर्ट लेकर आओगे। And provide the report for all entities, the detail of deposit, loan balances as on the date of application and the conduct of the account should be specified। बताओगे कहाँ लोन लिया, किसने लिया, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती हैं, एक दूसरे में पैसा ट्रांसफर करती रहती है तो लास्ट में पता नहीं चलता कौन सा पैसा किसका है। तो वहां पर बैंकर की रिपोर्ट बड़ी जरूरी है, ये चेक करने के लिए कि जो एप्लीकेंट कंपनी के खाते में पैसा दिख रहा है वो किसका है, क्या एप्लीकेंट ने किसी और को खाते में पैसे तो नहीं ट्रांसफर किए होंगे, पता होना चाहिए ये सबका, तभी आरबीआई आपको रजिस्ट्रेशन देगा। अगर आप नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी बनना चाहती हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ ली, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए क्या क्या जमा होंगे एनबीएफसी के लिए, क्लियर हुआ एनबीएफसी Yes, ma'am. Yes, ऑफिशियल ma'am. वेबसाइट्स पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, रेगुलेशंस मिल जाएंगी, जितनी भी रेगुलेशंस देखनी है आपको, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब कहाँ मिलेंगी आपको, आरबीआई की साइट पे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो किस साइट पे जाओगे, Osmosis. Cosmos. कॉस्मोस। कहाँ जाओगे, कॉस्मोस की साइट। Cosmos. क्लियर हुआ इतना, Yes, ma'am. ठीक है। चलो उसके बाद अगला टॉपिक, तुम एनबीएफसी से मत करो, एनबीएफसी के बाद आओ नीचे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। लाइसेंसेस याद है, वो 4 लाइसेंस तुम्हें करवाए थे, Yes, ma'am. पेन का, 10 का, जीएसटी का और कौन सा करवाया था बताओ। C. पता नहीं मैम, EO कुछ था बता। याद किए होते तो याद होते ना, वो मेडिसिन वाला मैम, क्या Medicine. फार्मास्यूटिकल ड्रग लाइसेंस, था। हाँ, ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस किया था, ठीक है। चलो और कौन सा दिया था मैंने तुम्हें सेल्फ पढ़ने के लिए, GST. जीएसटी पढ़ लिया पूरा, आधा पढ़ लिया मैम, आधा रहता है अभी। क्यों रहता है, पढ़ो भाई से, ठीक है। Okay. चलो इधर आ जाओ तुम, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। शॉप क्या होती है, दुकान। दुकान,
उसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप काम करते हो, कुछ भी हो सकती है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो छोटी सी दुकान हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है। तो आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का। तो देखते हैं कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेगुलेशन टू विच मोस्ट बिजनेस इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये ऐसा है जो मोस्टली बिजनेस को कवर करता है, मोस्टली बिजनेस को कवर करता है, मैंडेटरी लाइसेंस के अंदर आता है ये आपका। और ये जो रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ये स्टेट एक्ट है, यानी कि हर स्टेट के अपने अपने एक्ट होते हैं। हम कौन सा पढ़ेंगे, स्टेट वाला या सेंट्रल लेवल वाला? सेंट्रल लेवल वाला। सेंट्रल लेवल वाला। तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो एग्जांपल्स, बिजनेस हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वेयर हाउस गोडाउन हो सकता है, आपके स्टोर हो सकते हैं, होटल हो सकता है, ईटरीज जहां पर आप बैठकर खाना खाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क हो सकते हैं, थिएटर्स हो सकते हैं, और नेशन वाइड कुछ भी ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा वहां पर, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद फॉर एनी बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस हो, कुछ अप्लाई होता हो या ना होता हो, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अप्लाई होता ही है। सर्विस सेक्टर पे होता है, बिल्कुल होता है। बिजनेस सेक्टर पे होता है, होता है। चाहे आप Yes, सर्विसेज ma'am. दो, चाहे आप सामान दो, दोनों के ऊपर ही लगेगा। So the act is designed to regulate payment of wages, hour of work, leave, holidays, terms of services and other work condition of people employed in shop and commercial establishment. ये क्या होता है, शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में कुछ चीजें भी लिखी जाती हैं कि जब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं तो आपको उनको वेजेस देनी पड़ती है, यानी कि पेमेंट देनी पड़ती है। दो, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करने पड़ते हैं कि उनसे कितना काम करवाएंगे, लीव्स कितनी छुट्टियां देंगे, हॉलीडेज कितने रहेंगे, सब कुछ फिक्स करना पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होंगी सर्विसेज की, एनवायरमेंट कैसे दिया जाएगा, सारी चीजें फिक्स हो जाती है इसके अंदर। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि जितनी भी शॉप्स खुलती हैं उसके ऊपर एक आपकी गवर्नमेंट की नजर रहे कि कौन कौन सी शॉप्स आपकी खुल रही हैं, कौन कौन से कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इस्टेब्लिश्ड है हमारे यहाँ पर। तो ये कहाँ लगता है, स्टेट के अंदर लगता है। हर स्टेट में डिफरेंट हो सकता है। And however, all the shops and the commercial establishment operating within each state are covered by the shop and establishment, जो भी उस स्टेट का पर्टिकुलर चल रहा होगा। जैसे हरियाणा वाले में हरियाणा चल रहा है। अब ये बोलते हैं कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट उसी पे लगेगा जो शॉप है या एस्टैब्लिशमेंट है। अब शॉप क्या है और एस्टैब्लिशमेंट क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं शॉप का मतलब ऐसी प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस बोले तो बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग वेयर गुड्स आर सोल्ड, सामान बेचा जाता है, चाहे रिटेल में चाहे होलसेल में, यानी कि होलसेलर भी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रिटेलर। और सर्विसेज आर रेंडर्ड टू कस्टमर, या सर्विसेज दी जाती है, किसको दी जाती है, कस्टमर को दी जाती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ शॉप। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑफिस, स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क प्लेस, whether on the same premise or the otherwise used in connection with such trade or business. A shop, however, does not include a factory or a commercial establishment. शॉप की डेफिनेशन में कौन नहीं आता, एक फैक्ट्री नहीं आती, फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में आती है, और एक कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं आता। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्रीज के ऊपर शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट नहीं लगता, इसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लगता है। ठीक है, और कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस अ प्रीमाइस वेयर एनी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और एनी वर्क इज अंडरटेकन। प्रोफेशन भी आ गया, यानी कि अगर आप सीए का ऑफिस खोल के बैठे हो तो क्या वो एस्टैब्लिशमेंट है, यस मैम। सर्विसेज दे रहे हो वो एस्टैब्लिशमेंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सर्विस दे रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट है, वो कहाँ आएंगे, आपके कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में कवर होंगे। सेकंड, विच में इंक्लूड सोसाइटी, ये चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं सोसाइटी को, चैरिटेबल एंड अनदर ट्रस्ट,
जर्नलिस्ट बिजनेस को, प्रिंटिंग बिजनेस को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, ऑडिटर इस्टेब्लिशमेंट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, प्रीमाइसेस को, where the business of banking, insurance, share brokerage is undertaking, restaurants, eating houses, residential hotels, clubs, theaters and other places of public amusements or the entertainment. ठीक है जी। अब इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है इन चीजों को। तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या है? एक ऐसी शॉप, एक ऐसा कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, एक रेजिडेंशियल होटल, ईटिंग हाउस, थिएटर, ये सब चीजें। और क्या बोलता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको डिफाइन करता है इज डिफाइंड बाय द एक्ट एंड मे आल्सो इंक्लूड, और ये इंक्लूसिव है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो और चीजों को भी एस्टैब्लिशमेंट बना सकती है एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके किसी भी चीज को एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन के अंदर डाल सकती है। ठीक है जी। हाउएवर फैक्ट्रीज आर नॉट, ये मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट्रीज इसके अंदर गवर्न नहीं होता, वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर गवर्न होता है। यानी कि फैक्ट्रीज को लाइसेंस कहाँ से लेना है? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से या फैक्ट्रीज एक्ट से? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अभी हम शॉप्स की बात कर रहे थे, कहते हैं शॉप्स का लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना है? एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट दैट कमेंसेस ऑपरेशन मस्ट अप्लाई टू द चीफ इंस्पेक्टर। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के चीफ इंस्पेक्टर के पास जाओ, उससे लाइसेंस लो, और लाइसेंस के अंदर आपको क्या क्या लिखनी है? एक एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन क्या क्या जाएगी? एम्प्लॉयर कौन है, मतलब किसकी दुकान है वो, एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ पर हमारा ऑफिस रहेगा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या रहेगा, कैटेगरी क्या होगी एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि वो एक गुड्स सर्विसेज, गुड्स देने वाला इंस्टीट्यूशन होगा, वो सर्विसेज वाला होगा, वो कैसी सर्विसेज दे रहा है, वो रेस्टोरेंट वाली दे रहा है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, वो एजुकेशनल दे रहा है, ये सब। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर रिक्वेस्टेड। So, on submission of the application review by the chief inspector, the shop or the commercial establishment will be registered and the registration certificate will be issued to the occupier. The registration certificate will must be prominent, और जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो टंगा होना चाहिए सामने वाली दीवार पे, यानी कि वो शॉप या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पर दिखना चाहिए। एंड रीन्यूड पीरियडिकली, और इसको रिन्यू भी कराना है टाइम टाइम, यानी कि ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के लिए मिला तो आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगा? आपका रिन्यू होगा। ठीक है जी। फर्स्ट चीज ध्यान दो यहाँ पर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कौन लेगा? जो एम्प्लॉयर होगा, यानी कि जिसने अपने अंडर बंदों को रखा हुआ होगा, यानी कि ऐसा दुकान वाला जिसने अपने अंडर एक भी लड़के को नहीं रखा हुआ, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, वो क्या उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? आंसर इज, यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा सिर्फ उसी के लिए मैंडेटरी है। अगर आपके यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, चलो जी। क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, as a business owner of a shop and establishment, you are compulsorily required to get the registered under the Shop and Establishment Act. Here are the specific rules. कुछ rules है यहाँ पर, जो registered होता है तो आपको कुछ rules भी follow करने पड़ते हैं। क्या क्या rules follow करने पड़ते हैं? Submit an application in the prescribed form to the inspector of the area within 30 days of starting any work in the shop and establishment. आपको एक application लगानी है, कितने दिन में लगानी है? 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपने कोई काम स्टार्ट किया। द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड अलोंग विद द फी एंड कंटेन, और क्या क्या होगा उसके अंदर? एम्प्लॉयर का नाम और मैनेजर का नाम, एस्टेब्लिशमेंट का नाम, नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर। जैसे ही फीस आई हमारे पास, और क्या आया हमारे पास? एप्लीकेशन आई, इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और अगर वो सही हुई तो रजिस्टर कर देगा आपका। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका वैलिड होगा 5 सालों के लिए, यानी कि हर 5वें साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी, चिपकाना पड़ेगा आपको दीवार पे, फ्रंट में दिखना चाहिए कि आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ। लेबर डिपार्टमेंट ऑफ ईच स्टेट हैज द अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हर स्टेट में एक लेबर डिपार्टमेंट होता है जो लेबर्स के साथ डील करता है, तो वहां पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो।
लगभग स्टेट्स के पास 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन कहीं कहीं पर आपका फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। अपने हरियाणा में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं, रिन्यू होगा आपका, और जैसे जैसे रिन्यू का टाइम आएगा आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर आप तब भी बिजनेस कर रहे हैं तो। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। और कैसा बिजनेस कर रहे हो आप, जहां पर आप एम्प्लॉयर हो, यानी कि आपने बंदों को हायर किया हुआ, वहां पर जरूरी होता है, और जहां आपने बंदों को हायर नहीं किया हुआ वहां आपकी मर्जी होती है। जनरली करवा लेते हैं लोग, ठीक है। ओके मैम। तो ये एक रजिस्ट्रेशन आपको घर से पढ़ना है, उसके अलावा अपना जीएसटी वाला पूरा करना। कल साथ में अपन एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन और पढ़ेंगे। चलो, अभी के लिए आप क्लास लीव कर सकते हैं। कल कौन से चैप्टर का ओरल टेस्ट है मैम?